गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू CICA ऑनलाइन क्लासेस। हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा में हम लोगों ने बेसिक थिंग्स पढ़ ली थी। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो दीज आर द 4 लैंग्वेजेस, लैटिन, इटालियन, जर्मन एंड फ्रेंच, जिनमें अलग अलग वर्ड दिए गए थे स्टैटिस्टिक्स के लिए। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, इसको आपको लर्न करना था। सेकंड हमने पढ़ी थी डेफिनेशन। 2 सेंस में डेफिनेशन है, प्लूरल सेंस एंड सिंगुलर सेंस। प्लूरल सेंस में क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव डेटा which is collected for the predetermined purpose is called statistics। जबकि सिंगुलर सेंस में हमने बोला कि statistics is a science in which we collect, classify, present and analyze the data। तो it is a scientific method जिसमें आप क्या करते हैं, प्रोसेस बाय प्रोसेस क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं एंड प्रेजेंट करते हैं। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। पहला, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होना चाहिए, इंडिविजुअल एग्जिस्ट नहीं करता है। सेकेंड, इफेक्टेड बाय मैनी कॉजेज। स्टैटिस्टिक्स आर ऑलवेज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। स्टैटिस्टिक्स शुड बी एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। डेटा या तो आप एस्टिमेट करेंगे या आप क्या करेंगे, कहीं से कलेक्ट करेंगे। स्टैटिस्टिक्स शुड बी कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। Statistics should be collected for the predetermined purpose। उसके बाद हमने पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स कॉमर्स के हर एक फील्ड में काम में आता है, चाहे वो अकाउंट्स हो, इकोनॉमिक्स हो, इंडस्ट्रीज हो, सब जगह काम आएगा। लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स ये काम की हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं। पहला, स्टैटिस्टिक्स इज स्टैटिस्टिक्स डील विद ओनली द एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। इसमें इंडिविजुअल एग्जिस्ट नहीं करता है जब तक कि आपके पास एग्रीगेट डेटा ना हो। स्टैटिस्टिक्स इज मेनली कंसर्न विद द क्वांटिटेटिव डेटा। लेकिन अगर क्वालिटेटिव डेटा है तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेते थे, क्वांटिटी में। स्टैटिस्टिक्स किस पे बेस्ड होता है, सैंपल पर। अगर आपका सैंपल ही गलत है तो इसका मतलब जो आप कंक्लूजन निकालेंगे वो भी क्या होगा, गलत होगा। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स में जो भी हम प्रोजेक्शन करते हैं वो कुछ कंडीशंस पे बेस्ड होती हैं। अगर वो कंडीशंस ही गलत हैं तब भी हमारा फोरकास्टिंग क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टेप्स में हम लोगों ने कलेक्शन ऑफ डेटा ऑलरेडी पढ़ लिया था, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा हम लोगों ने पढ़ लिया था। हमें स्टार्ट करना था प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। कलेक्शन ऑफ डेटा में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा कि डेटा हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी जिसको हम नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास 2 तरीके के वेरिएबल हो जाएंगे। कौन कौन से, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल जिसकी वैल्यू फाइनाइट होती है या एग्जैक्ट होती है, जबकि कंटिन्यूअस वेरिएबल जिसकी वैल्यू फाइनाइट नहीं होती, काउंटेबल नहीं होती, डेसिमल्स में आती है, लाइक हाइट, वेट या एज। इसकी बात करते हैं हम लोग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक की। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट्स, जिनको नंबर में मेजर नहीं कर सकते बट जिनको हम क्या कर सकते हैं, रैंक्स प्रोवाइड कर सकते हैं। इसकी बात करेंगे, बात कलेक्शन के बेसिस पे डेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा विच इज कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ यूज। पहली बार कलेक्ट करने के लिए जो डेटा काम में लिया जाता है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा, फर्स्ट टाइम यूज के लिए। जबकि कहीं पर लिखे हुए डेटा को अगर आप यूज कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। इंटरनेट का जो डेटा है दैट इज सेकेंडरी डेटा, क्योंकि उसको कहीं से कहीं ने किसी ने डाला हुआ है और आप उसको क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। कलेक्शन के मेथड्स पढ़े थे हम लोगों ने। कलेक्शन के मेथड्स में हमारे पास पहला मेथड था इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड को हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू एंड
टेलीफोन इंटरव्यू। हर मतलब तीनों टाइप के जो इंटरव्यूज थे वहाँ उनकी अलग अलग क्वालिटीज थी। जैसे डायरेक्ट इंटरव्यू में हम क्या कर रहे थे, डायरेक्टली पर्सन से क्वेश्चन पूछ के डेटा कलेक्ट कर रहे थे। इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू में हम किसी रिलेटिव से जाके या किसी जो जिससे हम लोगों को लगता है कि इंफॉर्मेशन मिल जाएगी उससे डेटा कलेक्ट करते हैं। टेलीफोन इंटरव्यू में टेलीफोन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डेटा कलेक्ट किया जाता है। सेकेंड मेथड डेटा कलेक्ट करने का, दैट इज मेल क्वेश्चनरीज। क्वेश्चनरीज दो तरीके की हो सकती हैं, एक तो आप मेल करेंगे और दूसरा हो सकता है सेंड बाय द एन्यूमरेटर्स। तो ये मेल क्वेश्चनरीज थी जिसमें आप क्या करेंगे, क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग करेंगे और प्री स्टैम्प्ड पेपर के साथ आप क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे उनको। लोग क्या करेंगे, उन क्वेश्चंस को फिल करके आपको वापस से क्या करेंगे, क्वेश्चनरीज सेंड करेंगे। इस तरीके से आप क्या करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे। ठीक है। ऑब्जर्वेशन मेथड इज द बेस्ट मेथड, क्योंकि इसमें आप खुद ऑब्जर्व करते हैं, किसी से पूछते नहीं है, खुद ऑब्जर्व करते हैं या आप खुद इंस्ट्रूमेंट यूज करके क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी की हाइट मेजर करनी है, इंच टेप लेंगे, खुद हाइट मेजर करेंगे और नोट करेंगे। वेट मेजर करना है, वेटिंग मशीन लेंगे, खुद वेट मेजर करेंगे। इसीलिए सबसे बेस्ट मेथड बोला जाता है, क्योंकि एक्यूरेसी 100% बट कवरेज वेरी लेस। क्वेश्चनरीज फिल्ड बाय द एन्यूमरेटर्स, इसमें क्या होता है, हम लोग क्वेश्चनरीज को ईमेल नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, जो एन्यूमरेटर्स होते हैं वो खुद ले जाके क्वेश्चनरीज को फिल करवाते हैं, क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हैं और आंसर लेते हैं। इसके बाद हमारा मेथड था सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने का। सेकेंडरी डेटा के बहुत सारे सोर्स होते हैं, आप किस टाइप का डेटा चाहते हैं वही आपका क्या हो जाएगा, सोर्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इंटरनेशनल डेटा चाहिए तो आप WHO, IMF, वर्ल्ड बैंक या और कहीं से भी आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। नेशनल सोर्सेज में गवर्नमेंट सोर्सेज, राइट टू इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आप कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। प्राइवेट डेटा आपको तभी मिलेगा जब वो प्राइवेट कंपनी क्या कर रही है, उस डेटा को पब्लिश कर रही है, अदरवाइज प्राइवेट डेटा मिलना मुश्किल है। ठीक है, तो दीज आर द सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। हमने स्टार्ट किया था उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। डेटा को क्लासिफाई करने के 4 तरीके होते हैं। पहला बेसिस होता है क्वालिटेटिव, जिसको हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। दूसरा होता है क्वांटिटी, जिसमें हम लोग नंबर सीरीज वगैरह बनाते हैं। तीसरा होता है आपका टेम्परल, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग डेटा को क्लासिफाई करते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल। एंड लास्ट होता है स्पेशल डेटा, जिसमें हम ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, डेटा को क्लासिफाई करते हैं। तो क्वालिटेटिव डेटा, जिसमें हम क्वांटिटी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, डेटा क्वालिटी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, डेटा को डिवाइड करेंगे। तो इसका एक बार चार्ट दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को डेटा क्लासिफिकेशन के लिए। पहला है क्रोनोलॉजिकल, टेम्परल या टाइम सीरीज के अकॉर्डिंग। दूसरा है ज्योग्राफिकल या स्पेशल डेटा। थर्ड है आपका क्वालिटेटिव और ऑर्डिनल डेटा। लास्ट है क्वांटिटेटिव और कार्डिनल डेटा। क्रोनोलॉजिकल में टाइम अकॉर्डिंग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं डेटा को। ज्योग्राफिकल में डेटा डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू स्पेस या रीजन। क्वालिटेटिव में एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग डेटा को क्लासिफाई किया जाएगा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्डिनल। क्वांटिटेटिव डेटा, जिसमें हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग डेटा को क्लासिफाई करेंगे। फ्रीक्वेंसी किस किस में आएगी, फ्रीक्वेंसी आएगी डेफिनेटली क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव में, जबकि टाइम सीरीज में या ज्योग्राफिकल डेटा के अंदर फ्रीक्वेंसी पॉसिबल नहीं है आना। तो अगर आप बोलेंगे इनको फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है, तो दीज आर द डिवाइडेशंस। स्टार्ट करना था हमें यहां से, मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डेटा को प्रेजेंट करने के तरीके। ठीक है, अब हमने पहली स्टेप हमारी क्या करी थी, हमने डेटा को कलेक्ट किया। हमने समझा कि हम किस किस तरीके से डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, किस किस तरीके से हमारे पास डेटा को हम लोग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज प्राइमरी, दैट इज सेकेंडरी। दूसरी स्टेप, जब हमारे पास डेटा कलेक्ट हो गया तो हमने क्या करा, उसको अलग अलग रीजन या अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया। जो हमारे पास बहुत सा जंबल डेटा था उसको हमने क्या किया, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया।
तीसरी स्टेप आपकी क्या होती है डेटा को प्रोसीड करने की, दैट इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जो आपके पास डेटा है सामने वाले को समझाने के लिए उसको आप क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। तो मोड ऑफ प्रेजेंटेशन में हमारे पास पहला मोड होता है टेक्सचुअल मोड। आपकी जो बुक्स होती हैं वो भी क्या होती हैं, एक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होती है जिससे आपको समझाया जाता है कोई चीज। वो कौन सी फॉर्म होती है आपकी, टेक्सचुअल फॉर्म। प्रेजेंटिंग डेटा विद द हेल्प ऑफ पैराग्राफ और नंबर ऑफ पैराग्राफ्स। इट इज सिंपल एंड इवन अ लेमैन कैन रिप्रेजेंट डेटा बाय दिस मेथड। काफी सिंपल मेथड है, कोई दिमाग नहीं लगाना, एक टेक्स्ट लिखना है। ऑब्जर्वेशन विद एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड कैन बी प्रेजेंटेड। अब चूंकि मैं टेक्स्ट लिख रही हूं, अगर मुझे कोई नंबर लिखना है 98.289, ग्राफ में प्रॉब्लम आएगी 289 को शो करने में, पॉइंट के बाद 3-4 नंबर होंगे, उनको शो करने में प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन चूंकि मैं टेक्स्ट लिख रही हूं तो टेक्स्ट लिखते समय मुझे लिखना है 98.29345, मैं पूरा नंबर लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द अदर मेथड्स। और अगर आपके पास जब क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा तो वो टेक्सचुअल फॉर्म में ही आता है, उसी से आप क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे या टेबल बनाएंगे। तो पहली स्टेप क्या होती है कि वो आपको एक टेक्स्ट फॉर्म में क्या करे, क्वेश्चन दे या फॉर्मेट दे, जिससे आप क्या करेंगे, उसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो वीकनेस है या यू कैन से लिमिटेशन है, वो क्या होती है, इट इज अ डल मोनोटोनस मेथड। काफी बोरिंग मेथड हो जाता है। एक लंबा सा पैराग्राफ अगर मैंने दे दिया तो उसको रीड करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। कंपैरिजन नॉट पॉसिबल। एक डेटा यहाँ लिखा हुआ है, दूसरा डेटा तीसरे पेज पे लिखा हुआ है, रीड करना पड़ेगा, काफी प्रॉब्लम हो सकती है। जबकि अगर डायग्राम होता तो सीधे सीधे हम देख के कंपेयर कर सकते थे। दैट्स वाई दिस मेथड इज नॉट रिकमेंडेड। आप लोगों ने देखा होगा जब मीटिंग्स वगैरह होती हैं तब कभी भी टेक्सचुअल फॉर्म में प्रेजेंटेशन नहीं होती है, या तो डायग्राम्स होंगे या क्या होंगी, टेबल्स होंगी। लेकिन कभी भी टेक्सचुअल फॉर्म में प्रेजेंटेशन हो ही नहीं सकती है, क्योंकि काफी ज्यादा बोरिंग मेथड हो जाता है। सेकंड मेथड हमारा होता है टेबुलर मेथड। सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। टेबल्स क्या होती हैं, जो आपकी डिस्क्रीट सीरीज हैं, जो आपकी कंटिन्यूअस सीरीज हैं, जो भी आपकी सीरीज बन रही है, दैट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन अ टेबुलर फॉर्म। सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, इट फैसिलिटेट कंपैरिजन। दो सीरीज के बीच में कंपैरिजन करना हो, डेफिनेटली सीरीज बनी हो, बहुत इजीली कंपेयर कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड डेटा कैन बी प्रेजेंटेड, मस्ट फॉर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। अभी जब मैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करूंगी तो आप देखेंगे पहले टेबल बनी होगी, उसी टेबल से हम क्या करेंगे, डायग्राम्स बनाएंगे। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज पॉसिबल। आपने देखा है हम लोगों ने मीन निकाला, मीडियन, मोड, व्हाटएवर जो भी कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं, एनालिसिस जो भी हम कर रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सीरीज चाहिए। डिस्क्रीट हो, कंटिन्यूअस हो या इंडिविजुअल हो, लेकिन हमें पहले क्या चाहिए, सीरीज चाहिए। अब इनके एडवांटेज समझेंगे कि इनके एडवांटेजेस क्या हैं और इनके टेबल के पार्ट्स क्या होते हैं। पहला, द डेटा बिकम अट्रैक्टिव एंड लीव अ लास्टिंग इंप्रेशन। ठीक है, टेबल देखते ही माइंड में आपकी क्या बनता है, एक लास्टिंग, मतलब एक इमेज हो जाती है कि भाई ठीक है ये इमेज है। सेकंड, टेबुलर अरेंजमेंट में समेशन ऑफ पॉसिबल आइटम्स। आपको पता है समेशन ऑफ एक्स, समेशन ऑफ डी एक्स कब पॉसिबल हो पाती हैं, जब हमारे पास टेबल बनी हुई हो। डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड ओमिशंस बिकम्स इजियर। टेक्स्ट में किसी भी गलती को पकड़ पाना काफी मुश्किल है, लेकिन अगर टेबल बनी हुई है तो आप क्या कर सकते हैं, एरर्स को बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। आप टेबल्स बनाने के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं और टेबल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो हमें समझना है। ठीक है, अलॉट अ सीरियल नंबर अलॉन्ग विद द सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टाइटल टू द टेबल। जब भी आप टेबल बनाएंगे तो सबसे पहले उसके ऊपर क्या लिखा होता है, टाइटल। टाइटल में क्या लिखा हुआ होता है, वो टेबल किस बारे में है। ठीक है, जैसे कोई भी एक टेबल बनी हुई है तो आपने देखा होगा टेबल, वहां ऊपर लिखा होता है टाइटल। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 2010, तो टाइटल से आपको क्या पता चलेगा कि वो टेबल किस बारे में है। टेबल को हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पहला पार्ट होता है इसका कैप्शन, दूसरा होता है इसका बॉक्स हेड, थर्ड इज स्टैब, एंड जो मेन पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड बॉडी। ठीक है, अब एक बार मैं आपको इसका टेबल का रफ फॉर्मेट लेके समझाती हूँ कि पार्ट्स कैसे बनते हैं।
सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे टाइटल। तो जो भी टाइटल यहाँ लिखने वाले हैं वो यहाँ आएगा। टाइटल के बाद सपोज करिए मुझे यहाँ लिखना है मेल, फीमेल, टोटल। डेटा मेरा किस में है, परसेंटेज में है, या जो भी मुझे डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन लिखनी है, थाउजेंड्स में है तो मैं 3 zeros ऊपर लिख दूंगी। तो जो भी मुझे ऊपर लिखना है दैट इज, ये ऊपर का जो भी कॉलम बनता है जिसमें मैं जो भी इंफॉर्मेशन डाल रही हूँ, इसमें क्या, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं बॉक्स सेट। तो जरा बॉक्स सेट को रीड करते हैं हम लोग। एंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल which includes column and sub column numbers, units of measurement along with the caption। मतलब मेजरमेंट की यूनिट, जो भी आपको इंफॉर्मेशन देनी है, ऊपर वाला जो पूरा पार्ट क्या कहलाएगा आपका, बॉक्स हेड। बॉक्स हेड में जो ये कॉलम्स को डिफाइन करने के लिए हम वर्ड्स लिखते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं कैप्शंस। ये याद रखिए, क्वेश्चन आता है, कॉलम्स को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, कैप्शन काम में लेते हैं। तो कैप्शन, अपर पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग कॉलम एंड सब कॉलम्स। अब सपोज करिए यहाँ पे मैं पॉपुलेशन लिखना चाहती हूँ दिल्ली की एंड बॉम्बे की। दिल्ली में कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, और बॉम्बे में कितने मेल हैं, फीमेल हैं। तो जो रो को डिस्क्राइब करता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रप। लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग द रो। कैप्शन किसको डिस्क्राइब करते हैं, कॉलम्स को। रो किसको डिस्क्राइब करती हैं, स्टेप्स को। पूरा अपर पार्ट विद द टाइटल, कैप्शन, सब कैप्शन, सबको मिला के क्या बनता है हमारा, सबको मिला के बनता है हमारा बॉक्स हेड। बॉडी क्या होती है, जहां पर हम लोग नंबर्स को फिल करते हैं। ये सारा पूरा पार्ट क्या कहलाएगा, बॉडी ऑफ द टेबल, मेन पार्ट ऑफ द टेबल दैट कंटेन्स न्यूमेरिकल नंबर्स। ये 4 पार्ट्स में, मेनली 4 पार्ट्स में टेबल को डिवाइड किया जाता है। एक बार दोबारा बनाती हूँ मैं टेबल, रफ टेबल। सबसे पहले यहां लिखेंगे हम टाइटल, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 2010 ऑफ मेट्रो सिटीज। ओनली मेट्रो सिटीज का लिखूंगी, नहीं तो बहुत सारा हो जाएगा। मेट्रो सिटीज, ठीक है। तो पॉपुलेशन के लिए मेट्रो सिटीज में 2010 की पॉपुलेशन। यहाँ बनेगा मेल, फीमेल, टोटल, और पॉपुलेशन इन करोड़। ये यूनिट्स बता दी मैंने कि जो भी पॉपुलेशन है वो किस में है, करोड़ में है। तो यहाँ सब कैप्शन की जरूरत नहीं है। मेट्रो सिटीज में यहाँ ले लेते हैं हम लोग दिल्ली, मुंबई या बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। ठीक है, केवल एक एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। मेल कितने थे, फीमेल कितने थे, टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई, ये करोड़ वाला एक साथ ही आएगा। तो जब मैं यहाँ पे नंबर्स फिल करूंगी दैट इज पार्ट इज कॉल्ड बॉडी। ये पूरा अपर पार्ट, इसको बोलते हैं बॉक्स हेड। ये मेल, फीमेल, टोटल वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैप्शंस। ये दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, या जो रोज को डिस्क्राइब कर रहा है दैट पार्ट इज कॉल्ड स्टेप। फर्स्ट पार्ट क्या हो जाता है, टाइटल, एंड लास्ट पार्ट क्या हो जाता है टेबल का, फुटनोट्स या सोर्सेस। ये डेटा आपने कहाँ से लिया है, अगर ये डेटा आपका सेकेंडरी डेटा है तो ये डेटा आपने कहाँ से लिया है, वो हम कहाँ पे डालते हैं, सोर्स में डालते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक टेबल का फॉर्मेट तैयार होता है। थर्ड, टेबल शुड बी वेल बैलेंस्ड इन लेंथ एंड ब्रेड्थ। टेबल बनाते समय प्रेजेंटेशन थोड़ा सही होना चाहिए। ऐसा नहीं जैसा अभी मेरा रफ सा टेबल बना था, ऐसा नहीं होना चाहिए। टेबल की जो एक्सेल वाली शीट होती है उस टाइप की टेबल होनी चाहिए, हर एक कॉलम बिल्कुल इक्वल। कंपैरिजन पॉसिबल विदाउट मच लेबर इन टाइम। इसका फायदा क्या है कि आप बहुत इजीली कंपेयर करके डेटा बोल सकते हैं कि कहाँ पे किस टाइम कितना डेटा था। कंपैरिजन वेरी इजी एज कंपेयर टू टेक्सचुअल फॉर्म। रोज टोटल, कॉलम टोटल्स, यूनिट ऑफ मेजरमेंट शोन। टेबल बनाते समय आपको याद रखना है कि जब टोटल वाला कॉलम लिख रहे हैं तो रो का टोटल कितना है वो आना चाहिए, कॉलम का टोटल कितना है वो आना चाहिए, यूनिट्स आनी चाहिए। टेबल बनाते समय ये सब चीजें अगर आप याद रखेंगे तो आपका प्रेजेंटेशन ऑफ टेबल बिल्कुल सही बनेगा। डेटा अरेंज इंटेलिजेंटली इन अ वेल बैलेंस सीक्वेंस। डेटा को अरेंज करते समय ध्यान रखें कि बिल्कुल सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में आना चाहिए उसी सीक्वेंस में डेटा होना चाहिए। अपीलिंग टू आईज एज फार एज प्रैक्टिसेबल। जितना अच्छा बना सकते हैं उतना अच्छा बनाएंगे। नोट्स
डिस्क्राइबिंग सोर्स और ब्रिंगिंग क्लैरिटी नोन एज फुटनोट शुड बी शोन एट द बॉटम पार्ट ऑफ द टेबल। मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, सबसे लास्ट में क्या आता है, सोर्स एंड फुटनोट, जो क्या करते हैं, टेबल के बारे में हमें क्लैरिटी प्रोवाइड करते हैं कि आपने डेटा कहाँ से लिया है, दैट इज सोर्स, और अगर टेबल में कोई एक्सप्लेनेशन देनी है तो वो हम कहाँ पर देंगे, वो हम देंगे फुटनोट में। द सोर्स नोट gives the information about the source from where the data has been taken. Source note is required for the reference at the time of need. ठीक है, सपोज करिए आज वो टेबल कोई नहीं देख रहा, लेकिन 4 साल बाद वो टेबल कोई देख रहा है, तो उसको पता होना चाहिए कि डेटा कहाँ से लिया गया था। दैट्स वाई सोर्स नोट जरूरी है। ठीक है, तीसरा प्रेजेंटेशन, पहला प्रेजेंटेशन डेटा का क्या था, टेक्सचुअल फॉर्म। सेकंड प्रेजेंटेशन क्या है, टेबुलर फॉर्म। तीसरा प्रेजेंटेशन मोड क्या होता है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम्स बना के डेटा को प्रेजेंट करते हैं। अट्रैक्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द फॉर्म्स ऑफ चार्ट्स, डायग्राम्स एंड पिक्चर्स, यूज फॉर बोथ एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। एक डायग्राम को अनपढ़ भी देखेगा तो समझ सकेगा कि कोई चीज बढ़ रही है या कोई चीज कम हो रही है। ठीक है, हिडन ट्रेंड्स ऑफ द डेटा कैन बी नोटिस। हिडन ट्रेंड, जब मैं टेबल बनाऊंगी तो मैं ईयर 2010 का डेटा लिखूंगी, सपोज करिए मुझे मंथ का भी लिखना है, मैं वो लिख दूंगी। मुझे डेज का भी शो करना है एक ही टेबल में, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बट मैं शो कर दूंगी। बट हर मिनट का, हर सेकंड का डेटा मुझे शो करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा टेबल। इसके लिए क्या काम में लेना चाहिए, इसके लिए काम में लेना चाहिए डायग्राम। शेयर मार्केट का आप लोगों ने देखा होगा, जो ट्रेंड शो होता है वो डायग्राम से होता है। हर मिनट में आपको पता चलता है, हर सेकंड में प्राइस अप हुई है कि डाउन हुई है। लाइव हमारी जो रिपोर्ट शो होती है वो कैसे होती है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। हर मिनट में आपको आपकी पल्स रेट पता चलती है। तो कहीं पर भी अगर हिडन ट्रेंड है, कहीं पर भी छोटा सा भी लीकेज आ रहा है, तो आप इजीली पकड़ सकते हैं डायग्राम्स में। दिस इज लेस एक्यूरेट। एक्यूरेट मेथड, सबसे बेस्ट मेथड जो है एक्यूरेसी में, वो हमारा टेक्सचुअल है और टेबुलर बेस्ट है। ये एक्यूरेट क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है, सपोज करिए मुझे ये बनाना कि शो करना है, नंबर शो करना है 10.894। लिखते समय मैं इसको बहुत इजीली लिख सकती हूँ, लेकिन 10.894 को अगर मैं शो करने बैठूंगी, स्केल भी लेंगे हम तो भी 10 के बाद 0.894 को शो करना बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है। एग्जैक्ट वैल्यू आप कभी भी शो नहीं कर पाएंगे। आप लोगों ने करा होगा ग्राफ पेपर पे वर्क, तो जो पॉइंट के बाद के नंबर्स होते हैं उनको शो करना बिल्कुल रेयरेस्ट हो जाता है, इसीलिए एक्यूरेसी इसमें थोड़ी कम आती है एज कंपेयर टू अदर टू मेथड्स। व्हेन एक्यूरेसी इज नीडेड, टेबुलेशन इज यूज। जब आपको बिल्कुल एक्यूरेट डेटा चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट, तो क्या यूज करना चाहिए, टेबुलेशन। चलिए बात करेंगे कौन कौन से हमारे पास डायग्राम्स होते हैं। पहला हमारा होता है लाइन डायग्राम और हिस्टोरियोग्राम। लाइन डायग्राम में हम क्या करते हैं, सिंपली लाइंस बना के डेटा को शो करते हैं। ये जब डेटा हमारे पास टाइम सीरीज की फॉर्म में हो तो टाइम्स हम लोग क्या लेंगे, एक्स एक्सेस पे, डेटा लेंगे वाई एक्सेस पे, और सिंपली डेटा को शो करेंगे। इसमें भी कुछ क्वालिटीज हैं, क्वेश्चंस बनते हैं इसके, तो रीड करेंगे इसको। व्हेन डेटा वेरीज ओवर टाइम, ऑलरेडी बोल चुकी हूँ मैं, जब टाइम के अकॉर्डिंग डेटा वेरी करेगा तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से डेटा को प्रेजेंट करेंगे। वी प्लॉट ईच पेयर वैल्यू ऑफ टी एंड वाई टी। एक्स एक्सेस पे क्या लेंगे आप, टाइम लेंगे, और वेरिएबल कौन से एक्सेस पे लेंगे, वाई एक्सेस पे लेंगे। ठीक है, व्हेन टाइम सीरीज एक्सिबिट अ वाइड रेंज ऑफ फ्लक्चुएशन। अगर डेटा में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है, कोई नंबर जा रहा है 10 पर, कोई नंबर जा रहा है 1000 पे, कोई नंबर जा रहा है 1 लाख रुपीज, ठीक है, बहुत वाइड रेंज ऑफ फ्लक्चुएशन है आपकी डेटा इसके अंदर, तब उसको आप सिंपली ऐसे शो करना लगाएंगे। भाई 1990 में प्राइस थी, सपोज करिए गोल्ड की 10 रुपीज, 2000 में प्राइस हो गई, फॉर एग्जाम्पल सपोज करें, यहाँ पे शो कर देती हूँ, 1990, 2000, 2010। अब डेटा में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है। 1990 में प्राइस थी गोल्ड की फॉर एग्जांपल जस्ट 100 रुपीज,
2000 में प्राइस कितनी हो गई है, 10,000 रुपीज़ हो गई है, और 2010 में प्राइस बढ़ के और ज़्यादा हो गई है, लेट सपोज करिए 30,000 रुपीज़ या 50,000 रुपीज़। अब इस स्केल पे 10 को भी शो करना है मुझे, 100 को भी शो करना है और 1000 को भी शो करना है। ये स्केल पॉसिबल नहीं है। कितने का स्केल लें कि हम इस 10 को भी शो कर दें, 100 को भी शो कर दें, 50,000 को भी शो कर दें। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस केस में हम लोग लेते हैं लॉगरिथम चार्ट या रेशो चार्ट। रेशो चार्ट में हम क्या करते हैं, नंबर्स का रेशो करके उनको छोटे में कन्वर्ट कर देते हैं। लॉग ऑफ 100 की वैल्यू 2 होती है, लॉग ऑफ 1000 की वैल्यू 3 होती है, तो हम बड़े बड़े नंबर्स को लॉग लेके छोटे नंबर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर हम लोग डायग्राम शो करते हैं। कब यूज में लेना है, जब डेटा में वाइड रेंज ऑफ फ्लक्चुएशन है, तब हम क्या कौन सा चार्ट काम में लेते हैं, लॉगरिथम और रेशो चार्ट। When two or more related series are given, दो अलग अलग सीरीज एक साथ गिवन हो, अगर सेम यूनिट है तो आप कौन सा चार्ट बनाएंगे, आप बनाएंगे मल्टीपल लाइन चार्ट। लेकिन अगर उनकी यूनिट्स भी डिफरेंट है तो आप क्या बनाएंगे, मल्टीपल एक्सेस चार्ट। कैसे, एक बार पीछे समझ लेते हैं इस पूरे को। एक बार इसका लाइन डायग्राम बना के बताते हैं आपको। चलिए देखिए, क्वेश्चन है एक अपने पास, अ वर्ड नॉनसेंस सिलेबस एसोसिएशन टेस्टेड वाज administrated on students of class 10th to demonstrate the effect of practicing on learnings. The data so obtained may be studied from the following table. आपको दे रखा है सीरियल नंबर और उन्होंने कितना स्कोर किया है दे रखा है। ड्रॉ अ लाइन डायग्राम टू रिप्रेजेंट और इंटरप्रिटेशन द अबव डेटा। अब लाइन डायग्राम बनाना है हमें टाइम नहीं दे रखा, लेकिन हमें सीरियल नंबर दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे लेंगे सीरियल नंबर और हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस पे नंबर्स को शो करेंगे। ये देखिए, हमने रोल नंबर देखिए एक बार, कितने रोल नंबर्स थे हमारे पास, 12, तो हम लोगों ने यहाँ तक 12 तक नंबर ले लिए, 1 2 3 अप टू 12। 1 के कितना स्कोर किया, 4, तो जब 1 ने कितना स्कोर किया, 4, तो ये 4 मार्क्स पे मैंने पॉइंट शो कर दिया। सेकंड ने कितना स्कोर किया, 5, तो मैंने सेकंड के 5 पे स्कोर कर दिया। इसी तरीके से आप देखें 12th वाले बच्चे ने कितना स्कोर किया, 12 नंबर का जो सीरियल नंबर है उसने कितना स्कोर किया, 16। तो इस तरीके से हमने क्या बनाया है, ये लाइन चार्ट, जिसमें हम लोग एक्स एक्सेस पे या तो टाइम लेंगे या सीरियल नंबर या जो भी इंडिविजुअली हमें गिवन है। ज्योग्राफी भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये लिखा होता है कि कोटा में कितना डेटा है, भोपाल में कितना डेटा है और एमपी में कितना डेटा है, कहीं का भी डेटा है, तो आप क्या करते हैं, उसको एक्स एक्सेस पे लिखते हैं, कोटा, एमपी, यूपी, व्हाटएवर, और यहाँ पे आप डेटा शो करते हैं। दैट इज कॉल्ड लाइन डायग्राम। वाइड रेंज ऑफ फ्लक्चुएशन है, तब आप क्या बनाएंगे, आप बनाएंगे लॉगरिथम चार्ट या रेशो चार्ट। अगर आपके पास एक साथ दो सीरीज आ जाएं, जैसे इसी क्वेश्चन में सपोज करिए ये क्लास 10th का स्कोर है, मुझे क्लास 9th का भी स्कोर दे दिया होता, क्लास 9th का स्कोर था, सीरियल नंबर सेम है, 12 बच्चे हैं, सीरियल नंबर सेम है, बट उनका स्कोर था लेट सपोज 8 15 20 25। सेम चीज है, बस उनका डेटा अलग है। तो जब मैं इस टेबल पे बनाऊंगी तो एक लाइन और ड्रॉ कर दूंगी क्लास 9th के लिए, दिस इज फॉर द 10th एंड दिस इज फॉर द 9th। इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल लाइन। व्हेन यूनिट इज सेम, तब एक ही ग्राफ में आप 2-3 लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल लाइन। जब यूनिट सेम है तो क्या बनाएंगे आप, मल्टीपल लाइन, लेकिन यूनिट्स ही अलग अलग है। इनके मार्क्स थे आउट ऑफ 20, इनके मार्क्स आउट ऑफ 100 है, तो वहां पे शो नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या करेंगे, अलग अलग एक्सेस, दो अलग अलग चार्ट बनाएंगे और अलग अलग जगह क्या होगा, डेटा शो होगा। उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल एक्सेस चार्ट। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की, दैट इज बार डायग्राम। व्हाट इज बार, इनको हम लोग बार बोलते हैं। रेक्टेंगुलर, जो इनको क्या बोल सकते हैं, जैसे रेक्टेंगुलर पीसेस हैं, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, बार बोलेंगे। बार्स आपस में क्या होने चाहिए, टच होने चाहिए, सॉरी स्पेस होना चाहिए। हिस्टोग्राम बना दिया मैंने, बार के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। एक सेकंड दोबारा बनाते हैं, याद रखिएगा बार के बीच में स्पेस आएगा।
जब भी हम बार बनाएंगे तो बार के बीच में स्पेस आना जरूरी है, जबकि हिस्टोग्राम में स्पेस नहीं आता है। Rectangles of equal width and usually of varying length are drawn horizontally or vertically. Two types of bar. पहला होता है horizontal bar diagram और दूसरा होता है आपका vertical bar diagram। ठीक है, horizontal bar diagram बार इस तरीके से भी बन सकते हैं, that is called horizontal bar diagram। किसके लिए यूज में लेते हैं ये? when data is varying over space और क्वालिटेटिव डेटा। हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि 4 तरीके से डेटा को क्लासिफाई करेंगे। अगर डेटा स्पेस यानी कि ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग डिवाइड हो रहा है या क्वालिटी के अकॉर्डिंग डिवाइड हो रहा है, तब हम कौन सा बनाएंगे? हॉरिजॉन्टल। लेकिन अगर डेटा डिवाइड हो रहा है अकॉर्डिंग टू टाइम या क्वांटिटी, तो हम बनाएंगे हमारा वर्टिकल बार डायग्राम। ये हमारा वर्टिकल बार डायग्राम। अब बार डायग्राम्स वैसे नॉर्मली वर्टिकली बनते हैं, क्योंकि डेटा कभी भी मतलब बहुत रेयरेस्ट केस है कि स्पेस के अकॉर्डिंग या फिर क्वालिटी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? बार डायग्राम्स बनाने हैं। आपने देखा होगा या तो क्वेश्चंस में नॉर्मली टाइम के अकॉर्डिंग डेटा को डिवाइड करते हैं या फिर क्वांटिटीज गिवन होती है। ठीक है, तो वर्टिकल बार डायग्राम को भी हम लोग क्या करते हैं? काफी पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसमें से पहला है हमारा मल्टीपल ग्रुप बार डायग्राम टू कंपेयर रिलेटेड सीरीज। क्या काम आता है ये? टू कंपेयर रिलेटेड सीरीज। दो सीरीज को कंपेयर करने के लिए क्या बनाएंगे हम लोग? मल्टीपल या ग्रुप बार डायग्राम। सब डिवाइडेड बार डायग्राम, अभी मैं एग्जांपल लूंगी इन सबके। सब डिवाइडेड बार डायग्राम आर यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग डेटा डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। कोई चीज आप बना रहे हैं, उसको बनाने के लिए लग रहा है सपोज करिए 100 रुपीज का मटेरियल, 50 रुपीज की लेबर, 50 रुपीज के एक्सपेंसेस। तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनीथिंग। इनको प्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे हम? कंपोनेंट बार डायग्राम काम में लेंगे। परसेंटेज बार डायग्राम, अगर आपने डेटा को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया है तो उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग? परसेंटेज बार डायग्राम की फॉर्म में। चलिए अब बार डायग्राम्स बनाना समझ लेते हैं। पहला है ये क्वेश्चन हमारा, ड्रॉ अ बार डायग्राम टू प्रोक्यूरमेंट ऑफ राइस इन एन इंडियन स्टेट। आपको ईयर दे रखे हैं 1998 से 2003 और आपको राइस का प्रोडक्शन दे रखा है। तो सिंपली पीछे दिखा भी रही हूँ मैं आपको 1998 में, 1999 में एंड 2000 में। प्रोडक्शन के लिए स्केल लेना पड़ेगा, तो आप स्केल कुछ भी ले सकते हैं। जिंक लाइन कर देते हैं ये, तो स्केल हम लोग ले लेते हैं 4300, क्योंकि लोएस्ट नंबर क्या है? 4300। हाईएस्ट कितना है? 7800। तो इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। आप देखें एक बार जरा, लोएस्ट है हमारा 4300, हाईएस्ट है 4800। स्केल आपकी जो इच्छा है ले सकते हैं आप। यहाँ पे 1000 का स्केल लेके इसको शो किया गया है। एक बार देखेंगे पीछे 1998 में कितना प्रोडक्शन था? 4500। 1998 में कितना प्रोडक्शन है आपका? 4500। दैट इज वेरी सिंपल बार डायग्राम, जिसमें हमने डेटा को किसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया है? अकॉर्डिंग टू टाइम। मल्टीपल और ग्रुप बार डायग्राम, दो रिलेटेड सीरीज आपको दे रखी हैं, टोटल प्रोसीड्स एंड टोटल कॉस्ट फॉर द ईयर 1999। आपको दो डेटा गिवन है 1999 के लिए, कॉस्ट कितनी थी और प्रोसीड दैट मीन्स रेवेन्यू कितना आया। इन द सेम वे 2004 के लिए भी आपको दो सीरीज गिवन है, कॉस्ट कितनी है, प्रोसीड कितनी है। तो ये दोनों आपस में रिलेटेड सीरीज हैं। इनको प्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? हम काम में लेंगे मल्टीपल बार डायग्राम। 1999 में ही मैंने दो डायग्राम्स बनाए हैं, एक कॉस्ट का एक प्रोसीड का। इसी तरीके से 2004 के लिए भी मैंने दो बार्स बनाए हैं, और ये दोनों बार्स एक ही साल के हैं, इस वजह से हमने टच कर रखे हैं। अदरवाइज बार के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। तो दिस इज द डेटा डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू टाइम। देखें जरा एक बार, 2004 में प्रोसीड कितनी थी? 33.3, कम थी, जबकि कॉस्ट ज्यादा थी। तो आप देखें इधर प्रोसीड वाला जो बार है वो बड़ा है, कॉस्ट वाला बार बड़ा है, जबकि प्रोसीड वाला जो है वो छोटा है।
तो ये सिंपल क्या है, दो रिलेटेड सीरीज को किसी साल की प्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा काम में लेंगे, मल्टीपल बार डायग्राम। नाउ कंपोनेंट बार डायग्राम 1997-98 का ईयर का डेटा है, जिसमें टोटल मिला के मेरा जो रेवेन्यू है वो कहाँ से आया, टोटल मिला के गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन दे रखी है। लोन एंड एडवांस कितने दिए गए, 8601। कैपिटल कितनी थी, गवर्नमेंट का बैलेंस शीट बता रहे हैं, गवर्नमेंट की बैलेंस शीट में कैपिटल कितनी थी 3787। रेवेन्यू कितना था, और कुछ भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। इस तरीके से टोटल मिला के टोटल लोन प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू मिला के गवर्नमेंट का टोटल हिसाब इतना आया। तो हमें क्या करना है, एक ही बार में लोन कैपिटल और रेवेन्यूज को शो करना है। In this case, we use subdivided bar diagram. Here the data for different years is represented by the various part of the single bar for the year. Different parts are indicating loan, capitals and revenues for each year as shown in the figures. और टोटल मिला के हमारा बार कितने पे जाएगा, 15,865 पर। तो ये हमें बनाना नहीं होता, हमें केवल फॉर्मेट समझना है कि कौन सा डायग्राम कब काम में लेंगे। मल्टीपल बार डायग्राम कब काम में लेंगे, जब एक ही ईयर की 2 या 3 रिलेटेड सीरीज हो। जब किसी साल में एक डेटा को हमने 3-4 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है, तब हम कौन सा काम में लेंगे, हम लेंगे सब डिवाइडेड बार डायग्राम। सबसे इंपॉर्टेंट पाई चार्ट, इसका न्यूमेरिकल आता है। पाई चार्ट में हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल एंड रिलेटिंग कंपोनेंट्स एज अ होल। ठीक है, एक्चुअली ये भी कंपैरिजन के काम में आता है। कंपैरिजन के लिए आप चाहें तो आप मल्टीपल बार डायग्राम बना सकते हैं और यू कैन यूज पाई चार्ट। ठीक है, पाई चार्ट बनाते कैसे हैं, इसको बनाने का तरीका भी आप समझेंगे। 120 स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज वर आस्क्ड टू ऑप्ट फॉर द डिफरेंट वर्क एक्सपीरियंस। द डिटेल्स ऑफ दीज ऑप्शंस आर एज अंडर। हमें कुछ डिटेल्स दे रखी हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फोटोग्राफी में कितने हैं, क्ले मॉडलिंग में कितने हैं, किचन गार्डनिंग, डोल मेकिंग, बुक बाइंडिंग। टोटल मिला के कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, 120। तो पाई एंगल कैसे निकालते हैं वो समझ लीजिए आप, इंडिविजुअल अपॉन टोटल मल्टीप्लाइड बाय 360। हर एक नंबर लेंगे डिवाइडेड बाय टोटल, परसेंटेज होता है तो मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं। एंगल फाइंड करना है इसलिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 360। ये कितना आएगा, 3। तो फर्स्ट एंगल इज 18 डिग्री। इसी तरीके से आप सारे एंगल्स निकालेंगे और पाई चार्ट बनाएंगे। तो ये पाई चार्ट देखेंगे आप कैसे बना हुआ है। फोटोग्राफी में कितने थे, 18, तो 18 डिग्री का एंगल बना हुआ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी का भी एंगल पूछा जा सकता है। करना क्या है, दैट नंबर डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 360। तो ये हमारा पाई चार्ट प्रेजेंटेशन। चलिए अब स्टार्ट करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जब हम लोग डेटा को प्रेजेंट करते हैं इन अ टेबुलर फॉर्म, तो हमें पता है कि 2 तरीके की टेबल्स बन सकती हैं। कौन कौन सी, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। उन दोनों में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है। तो टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा यूजुअली इन द असेंडिंग ऑर्डर relating to measurable characteristics according to individual values or group of values। डेटा को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा जो रो डेटा होता है, जिसमें फ्रीक्वेंसी यूज में नहीं ली जाती है, फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर लिख दिए मैंने, उनके मार्क्स लिख दिए, दैट इज कॉल्ड अनग्रुप डेटा। इट इज द रो डेटा विच इज द ओरिजिनल फॉर्म बिफोर एनी स्टैटिस्टिकल टेक्निक आर अप्लाइड टू रीडिफाइन और प्रोसेस टू समराइज इट। ग्रुप डेटा, आपके पास अनग्रुप डेटा है, इसको आप क्या करते हैं, ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं। दिस ग्रुप कैन बी डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। इट इज द डेटा विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ऑर्डर सेट ऑफ x and f, where x is variable and f is frequency. It may be discrete frequency distribution and continuous frequency distribution.
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनता कैसे है, इसकी स्टेप्स से पहले मैं आपको एक नंबर ले लेती हूँ और उसके बाद समझा देती हूँ। स्टेप्स की हमें कोई नीड नहीं है। सपोज करिए डेटा लिखा मैंने 5 8 3 4 2 1 5 7 8 3, ठीक है। ये जो फॉर्म है यहाँ पे लिख देते हैं हम सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो दैट इज़ द सीरियल नंबर, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं सपोज करो मार्क्स। क्लास में कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, उनके मैंने मार्क्स लिख दिए। ये सीरीज हमारी कौन सी है, अनग्रुप सीरीज और रो डेटा या इंडिविजुअल सीरीज। अगर मुझे इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या ढूंढूंगी, वेरिएबल और उनका रिपीटेशन, नॉर्मली इन द असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले हम मार्क्स देखेंगे, कितने हैं 1, फिर मार्क्स हैं 2, फिर मार्क्स 3 भी हैं, 4 हैं, 5 भी हैं, ठीक है, 6 नहीं है, 7 हैं, 8 हैं, तो मैंने मार्क्स लिख दिए। अब इनकी फ्रीक्वेंसी 1 कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम, 2 कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम, 3 आ रहा है 2 टाइम्स, 4 आ रहा है अगेन 1 टाइम, 5 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स, 6 है ही नहीं, 7 कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम, और 8 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स। तो आप चेक करेंगे फ्रीक्वेंसी का टोटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितने ऑब्जर्वेशंस थे हमारे पास, 10। इनकी टोटलिंग आप चेक करेंगे, टोटल समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड 10। तो ये हमने क्या करा, हमने बनाया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इंडिविजुअल सीरीज का। अब सपोज करिए इसी को हमें कन्वर्ट करना है कंटिन्यूस सीरीज में। इसी को हमें कन्वर्ट करना है कंटिन्यूस सीरीज में, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे x एंड f। मार्क्स 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8 एंड 8 to 10। ये काफ़ी छोटी रेंज हो गई है। इतनी छोटी रेंज अगर नहीं बनानी है तो आप बड़ी रेंज भी बना सकते हैं, बट नंबर्स छोटे थे इसलिए मैंने छोटी रेंज बनाई है। चलिए ठीक है, अब इनकी फ्रीक्वेंसी ढूंढते हैं हम। 0 से 2, 0 से 2 किस में लेना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। ये सीरीज हमारी होती है एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज क्यों होती है, क्योंकि इसमें अपर लिमिट को एक्सक्लूड किया जाता है। इस सीरीज को हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज, क्योंकि इसमें अपर लिमिट को आप क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं। अपर लिमिट यानी कि 2 4 6 8 इंक्लूड नहीं होते उस पर्टिकुलर क्लास में, तो 2 किस में आएगा, इसमें आएगा। अपर लिमिट को एक्सक्लूड करके उससे छोटे वाले सारे नंबर्स वहां आएंगे। तो 0 से 2 के बीच में कितने नंबर्स आएंगे, ओनली 1, ये वाला। 2 to 4 कितनी बार आ रहा है, 2 1 टाइम, फिर 3 भी आ रहा था 1 टाइम एंड 2 टाइम्स। 4 इसमें नहीं आएगा तो काउंट नहीं करेंगे, तो इसमें कितने नंबर्स आएंगे, 3 नंबर्स आएंगे। 4 to 6, 4 इसी में काउंट होगा तो 4 इसमें काउंट कर लिया, 5 भी इसी में काउंट होगा तो इसमें काउंट कर लिया, 6 इसमें काउंट नहीं होगा, कितने नंबर हो गए अगेन, 3 नंबर्स। 6 to 8, 6 इसमें काउंट होगा लेकिन 6 है ही नहीं, 7 काउंट होगा इसमें, कितनी बार है, 1 टाइम्स। 8 इसमें काउंट नहीं होगा, 8 किस में काउंट होगा, नीचे वाले में। 8 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स। तो आप चेक करके देख सकते हैं टोटल नंबर्स कितने हो गए, अगेन 10 हो गए। तो दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन अ कंटिन्यूस सीरीज। ये सीरीज कौन सी होती है, एक्सक्लूसिव सीरीज, जिसमें हम क्या करते हैं बेटा, अपर लिमिट को एक्सक्लूड करते हैं। तो ये मैंने आपको सीरीज की तीनों फॉर्म समझाई हैं, फिर अभी हम एग्जांपल भी ले रहे हैं। स्टेप्स क्या दे रखी हैं, पहली स्टेप है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए रेंज फाइंड करेंगे। रेंज, अच्छा जैसे क्वेश्चन थोड़ा सपोज करिए अलग टाइप का आ गया, अभी तो नंबर्स बहुत छोटे थे तो मैंने बहुत इजीली फाइंड कर लिया, लेकिन अगर आपको स्टेप्स फाइंड करनी है कि क्लास इंटरवल कैसे बनाएं, सपोज करिए नंबर है 40 58 76 85 92, सपोज करें। हमें क्या बनाना है, हमसे बोला गया कि क्लास लेंथ है आपकी, क्लास इंटरवल है आपका, क्लास लेंथ या इंटरवल है आपका 10 का।
और आपको क्या बनाना है, इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो सबसे पहले हम सोचेंगे स्टार्ट कहाँ से करेंगे क्लास। वेल आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है 40 से स्टार्ट करना है, तो 40 से 50 क्लास लेंथ दे ही रखी है, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। तो ये कितनी क्लासेस बनेंगी हमारी, 1 2 3 4 5 6। लेकिन पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हमें डायरेक्टली सॉल्व करना है। तो सबसे पहले स्टेप क्या बोलता है, वो आप रेंज फाइंड करिए। रेंज यानी कि लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट नंबर, 92 माइनस 40। स्टेप 2 क्या बोली जाती है आपसे, आप क्या करें, इसको क्लास लेंथ से डिवाइड करें। कितने का क्लास इंटरवल रखना है आपको, 10 का। इससे डिवाइड करें तो आपके पास आएगा 5.2। लेकिन 5.1 भी आ रहा होता तो मैं इसको अप्रोक्स करके कहां तक पहुंचती, 6 तक। दैट मीन्स मुझे 6 क्लासेस बनानी पड़ेंगी, 1 2 3 4 5 6। ये पेपर में पूछा हुआ है। क्या करना है, सबसे पहले रेंज फाइंड करनी है, डिवाइड करना है क्लास लेंथ से, तो आपके पास आ जाएंगी नंबर ऑफ क्लासेस। क्या करेंगे, सबसे पहले रेंज फाइंड करेंगे, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, देन रेंज को डिवाइड करेंगे क्लास लेंथ से, तो क्या निकल के आ जाएंगी, नंबर ऑफ क्लासेस। टेली मार्क्स वगैरह अप्लाई करना आपको आता ही है कि काउंटिंग छोटे नंबर से आराम से हो सकती है। टेली मार्क्स ले लेके, जैसे कितने बार आ चुके, फिर 5 लिखिए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का तरीका, ये चीज याद रखिएगा, टोटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू टोटल ऑब्जर्वेशन। मैं भी हर बार चेक कर रही हूँ, 10 नंबर थे, फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना हो जाना चाहिए, 10 हो जाना चाहिए। जब एक्चुअल में बड़े डेटा होते हैं तो बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वहां पर स्टेप्स फॉलो करनी होती हैं। टर्म्स एसोसिएटेड विद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, काफी टर्म्स होती हैं। जैसे पहला तो मैंने आपको समझाया टाइप्स ऑफ सीरीज में, इंडिविजुअल सीरीज है 5 8 3 4। ये कौन सी सीरीज है हमारी, इंडिविजुअल। 1 2 3 5 4 3। ये सीरीज हमारी कौन सी है, डिस्क्रीट सीरीज। ये सीरीज हमारी कौन सी है, कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज में भी मैंने दोनों फॉर्म्स लिखी हैं। कौन कौन सी, एक फॉर्म है हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज और एक है हमारी इंक्लूसिव सीरीज। दिस इज एक्सक्लूसिव सीरीज एंड दिस इज इंक्लूसिव सीरीज। इसको एक्सक्लूसिव सीरीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें अपर लिमिट को एक्सक्लूड करते हैं। 10 को इसमें इंक्लूड नहीं करा जाएगा, 20 को इंक्लूड नहीं करा जाएगा, 30 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। दैट्स वाई दिस सीरीज इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव सीरीज। इसको हम लोग बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज, क्योंकि इसमें अपर लिमिट को इंक्लूड करते हैं। 9 19 29 0 से 9 वाले इंटरवल में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो टर्म्स मैं आपको बताने वाली हूं, एक बार समझेंगे। जब हम लोग लेते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज, तो इनको हम लोग बोलते हैं बाउंड्रीज। जो एंडिंग पॉइंट्स हैं उनको हम लोग बोलते हैं बाउंड्रीज। 0 से 10, यानी कि लोअर बाउंड्री क्या है 0, अपर बाउंड्री क्या है 10। एक्सक्लूसिव सीरीज में जो वर्ड काम में आता है दैट इज कॉल्ड बाउंड्री, जबकि इसमें हम लोग काम में लेते हैं लिमिट्स। 0 लोअर लिमिट, 9 अपर लिमिट। बाउंड्रीज एंड लिमिट्स, जो पर्टिकुलर वर्ड आने चाहिए स्टैटिस्टिक्स में, दोनों को हम लोग नॉर्मली बोल देते हैं लिमिट्स, लेकिन ऐसा नहीं होता। इनको बोलते हैं बाउंड्रीज, इनको बोलते हैं लिमिट्स, ठीक है। जब मिड पॉइंट निकाला जाता है तो दैट इज कॉल्ड मिड मार्क। मिड पॉइंट आई थिंक सभी को निकालना आता है। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, या अपर बाउंड्री प्लस लोअर बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। जब क्लास लेंथ निकाली जाती है, क्लास लेंथ कभी भी आप इस सीरीज से नहीं निकाल सकते हैं। पहले इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ता है हमें, इसको कन्वर्ट करना पड़ता है हमें एक्सक्लूसिव में। वो कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम क्या करेंगे, 9 और 10 के बीच का जंप देखेंगे। 9 से 10 के बीच में कितना इंटरवल है, 1 का, उसका हाफ करेंगे 0.5 माइनस करेंगे, 0.5 प्लस करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक टर्म्स है जो मैं अभी आपको समझाने वाली हूं। पहला, लिमिट। मिनिमम वैल्यू एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल इज नॉन एज लोअर क्लास लिमिट एंड द अपर क्लास लिमिट। बट याद रखिए लिमिट है तो किस में होगा, वो इंक्लूसिव सीरीज में। बाउंड्रीज,
Actual class limit of a class interval is called class boundary for the overlapping or the mutually exclusive classification. For example, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. Class boundary is equal to class interval for non-overlapping और mutually exclusive classification 0 से 9, 10 to 19. ठीक है, यहाँ पर कभी भी आप डायरेक्टली क्लास इंटरवल नहीं निकाल सकते. पहले इसको किस में कन्वर्ट करेंगे हम, इंटरवल्स को लिमिट्स को कन्वर्ट करेंगे हम बाउंड्रीज में, तब जाके क्या निकलेगी हमारी क्लास इंटरवल. कैसे कन्वर्ट करेंगे वो मैंने आपको समझा ही दिया है. डिफरेंस जो भी है उसका हाफ करना है, उसको माइनस करना है. दोनों तरफ से, एक तरफ से माइनस करेंगे, एक तरफ से आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा नंबर लेती हूँ, 0 से 2, 4 to 6, 8 to 10. ये सीरीज अभी हमारी कौन सी है, इंक्लूसिव सीरीज. इंक्लूसिव क्यों है, क्योंकि इसमें हम लोग जंप कर रहे हैं 2 से 4, 6 से 8. कितने का जंप आ रहा हम लोगों ने हर जगह, 2 का. जो भी डिफरेंस है उसका हाफ करेंगे, कितना आएगा, 1. आप क्या करेंगे, एक बार माइनस कर देंगे इधर अपर लोअर लिमिट के लिए, अपर के लिए क्या करेंगे, +1 कर देंगे. तो ये सीरीज किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये सीरीज हमारी कन्वर्ट हो जाएगी -1 से 3. 4 में से 1 माइनस किया 3, 3 to 7, 7 to 11. अब आप क्लास इंटरवल निकाल सकते हैं. अब आप बोल सकते हैं कि क्लास इंटरवल कितना है, 3 से 7 के बीच का गैप कितना है, 4. तो क्लास इंटरवल इज 4 ना कि 2. इसको देख के लगता है क्लास इंटरवल 2 है, जबकि ऐसा नहीं है. क्लास इंटरवल कितना होगा, 4. क्लास इंटरवल के लिए हमेशा किसको माइनस करना है, बाउंड्री को. मिड पॉइंट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आप लिमिट्स को प्लस करें या आप बाउंड्रीज को प्लस करें, सेम आंसर आएगा. क्लास इंटरवल के केस में याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा किसको माइनस करना है, बाउंड्रीज को. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जब आप फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हुए चलते हैं, सीरीज कोई सी भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3, 4, 5, 1, 2, 3. तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, फ्रीक्वेंसी का एडअप, 1, 1 + 2, 3, 3 + 3, 6, यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक बार डिफाइन कर देते हैं इसको, इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेस देन द वैल्यू और इक्वल टू द क्लास बाउंड्री. दिस रेफर टू द लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीन्स लेस देन CF. लेस देन इसको क्यों बोलते हैं, एक बार दोबारा बनाती हूँ मैं, आप देखिएगा. 3, 4, 5, लेट सपोज ये नंबर है 8, 3, 9. जब मैं CF निकालूंगी तो ये हो जाएगा 8, 11, 20. तो बेटा इसको क्या बोलेंगे हम, लेस देन 3 स्टूडेंट्स कितने हैं, 8. लेस देन 4 कितने हो गए, लेस देन 4 में लेस देन 3 अपने आप इंक्लूड हो जाता है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 11. मैं बोलूँ लेस देन 5 कितने स्टूडेंट्स हैं, तो सारे स्टूडेंट्स ही लेस देन 5 हैं, क्योंकि किसी के 5 से ज़्यादा मार्क्स ही नहीं है. तो लेस देन 5 स्टूडेंट्स कितने हैं, 20. दैट्स वाई आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेस देन 3, लेस देन 3, लेस देन 4, लेस देन 5. लेस देन 3 कितने हैं, 8, लेस देन 4 कितने हैं, 11, और लेस देन 5 कितने हैं, 20. तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम लोग लेस देन कर्व भी बोलते हैं. फ्रीक्वेंसी डेंसिटी और क्लास इंटरवल. फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे निकलेगी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, किसी भी पर्टिकुलर क्लास की फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल. ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर क्लास की फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल. फॉर एग्जांपल X एंड F, 0 से 5, 5 to 10, 10 to 15. यहाँ फ्रीक्वेंसी है 8, यहाँ है 10, यहाँ है 7. तो अगर हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, तो क्या करेंगे, पर्टिकुलर क्लास की फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास इंटरवल, पर्टिकुलर क्लास की फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास इंटरवल, पर्टिकुलर क्लास की फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास इंटरवल. दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डेंसिटी. फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास अपॉन क्लास इंटरवल या क्लास लेंथ. रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी. ये टोटल कितना आएगा इसका टोटल आएगा 25. तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी,
पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। आप चेक करके देखें, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। द टोटल ऑफ द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरवल्स इज कॉल्ड इज इक्वल टू 1। ये भी पूछा हुआ है एग्जाम में, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, जब फ्रीक्वेंसीज को आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे तो वो क्या हो जाएंगी आपकी, मतलब यही फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। परसेंटेज फ्रीक्वेंसी में टोटल कितना आएगा, 100%। नॉर्मली कितना आता है, टोटल 1 आता है। परसेंटेज में कितना आंसर आएगा, हमेशा टोटल 100%। अब हम लोगों ने जब फ्रीक्वेंसी की बात करी तो इनका प्रेजेंटेशन भी होना चाहिए। इनका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन सबसे पहला होता है हमारा हिस्टोग्राम या एरिया डायग्राम। चलिए समझाती हूँ पहले आपको हिस्टोग्राम कैसे होगा। एक्स एंड एफ, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5, 8, 2। ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी के लिए डायग्राम बनाते हैं, इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। 0, 10, 20, 30 ये हमेशा टच हुए में बनेंगे। यहाँ लिखा था 2, ये हमेशा क्या होंगे, टच होके बनेंगे। एक ले लेते हैं इंटरवल 2 का, 2, 4, 6, 8। 0 से 10 के बीच में फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5। 10 से 20 के बीच में फ्रीक्वेंसी कितनी है, 8। और 20 से 30 के बीच में फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2। दीज आर ऑल्सो बार्स, लेकिन जो बार होते हैं वो आपस में टच होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज बता देती हूँ, हिस्टोग्राम का यूज होता है मोड फाइंड करने के लिए। मोड कैसे फाइंड करते हैं, हाईएस्ट जो बार होता है हमारा, उसके पॉइंट्स को यहाँ पे टच कराएंगे, इस पॉइंट को यहाँ टच कराएंगे, इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है दैट इज मोड। बाय द फॉर्मूला भी आप निकाल सकते हैं। फॉर्मूला हमें पता है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये वाली है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे L1 प्लस डेल्टा 1 अपॉन L1 प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 मल्टीप्लाइड बाय आई, तो भी आप निकाल सकते हैं। और अगर आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से निकालना है तो दिस इज द मेथड टू फाइंड मोड। हिस्टोग्राम से क्या फाइंड करते हैं हम फाइंड करते हैं मोड। अब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम पहले एक बार। वी गेट आइडिया ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व, स्टैटिकल मेजर कैन बी ऑब्टेन्ड, कंपैरिजन अमॉन्ग फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट क्लास इंटरवल्स पॉसिबल, क्लास लिमिट कन्वर्टेड इनटू क्लास बाउंड्रीज। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ बाउंड्रीज होना जरूरी है, यानी कि एक्सक्लूसिव सीरीज होगा तभी क्या बनेगा, आपका हिस्टोग्राम बनेगा। एंड अ सीरीज ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स आर मेड। फिर हमने क्या बनाया, सीरीज बनाई रेक्टेंगल्स की जो आपस में टच हो रहे हैं। क्लास इंटरवल इज टेकन इन एक्स एक्सिस एंड फ्रीक्वेंसी ऑन द वाई एक्सिस। वी कैन फाइंड आउट मोड एंड फ्रॉम ऑर्ग्यूज वी कैन फाइंड आउट मीडियन। तो अभी हमने क्या फाइंड किया है, मोड फाइंड किया है। हिस्टोग्राम से हम क्या फाइंड करते हैं, मोड। और अभी हम पढ़ेंगे ओजाइव्स, जिससे हम लोग क्या निकालेंगे, मीडियन फाइंड करेंगे। इन हिस्टोग्राम क्लास बाउंड्रीज इज टेकन and the class length of each class must be same. If the class length for class interval are unequal, then frequency density is used to draw histogram. अभी जो मैंने क्लासेस ली थी वो 10-10 का इंटरवल था, तो मैंने डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी यूज करी और ड्रॉ कर दिया। बट सपोज करिए क्लास इंटरवल क्या है, डिफरेंट है, तब हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, फिर हम लोग बनाएंगे हमारा हिस्टोग्राम। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे निकालते हैं ये हम लोग पीछे अभी पढ़ चुके हैं। क्या करेंगे, पर्टिकुलर क्लास की फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय उसका इंटरवल, तो हमारी क्या निकल के आएगी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स की। हिस्टोग्राम में हमने क्या बनाए थे, रेक्टेंगल्स। लेकिन जब आप कुछ साइड्स को, जैसे डिस्क्रीट सीरीज थी, वो कौन सी सीरीज थी, अभी कौन सी सीरीज ली थी मैंने, कंटिन्यूस सीरीज, उसमें भी एक्सक्लूसिव। लेकिन सपोज करिए सीरीज डिस्क्रीट है, एक्स एंड एफ, फ्रीक्वेंसी है 5, 6, 7, 8, 9, 10 और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 3, 4, 2, 1, 5, 7, कुछ भी हो सकती है। एक्स एक्सेस पे तो आपको क्या लेना है, वेरिएबल लेना है। 5, 6, 7, 8, 9, 10
यहाँ पर डेटा लेना है आपको, 5 पे लेना है 1, फिर सॉरी 5 पे 3 लेना था, इतने नंबर हैं। चलिए 5 पे कितना लेना है 3, 6 पे कितना लेना है 4, 7 पे कितना लेना है 2, 8 पे कितना लेना है 1, 9 पे 5, 10 पे कितना लेना है 7। तो ये क्या कहता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। हम क्या कर रहे हैं, गन्स डिफरेंट साइड्स को जोड़ रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है। यूजुअली यूज फॉर द सिंगल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बट आल्सो यूज फॉर द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन सपोज करी कंटिन्यूस सीरीज होती तो मैं मिड पॉइंट निकालती और मिड पॉइंट निकाल के क्या करती, सेम तरीके से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाती। When class intervals are equal, the midpoint are taken on the x-axis and the frequency on the y-axis, and then points are plotted. These points are joined to get a curve. This curve is given a shape of polygon, i.e. closed figure by joining the two extremes of two additional points. इसमें मैंने क्लोज नहीं किया था, लेकिन आप क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। पॉलीगन फॉर्म करना है तो इट इज शुड बी अ क्लोज फिगर। ओजाइव्स और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि मोस्टली थ्योरी क्वेश्चन इसमें से बनता है कि ओजाइव्स या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व से आप क्या फाइंड करते हैं, वी फाइंड मीडियन। बनता कैसे है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज करिए आपके पास सीरीज है कंटिन्यूस एक्स एंड एफ, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1, 3, 4 एंड लेट टेक इक्वल ले लेते हैं 2। ठीक है। हम क्या करते हैं, हमारी सीरीज को दो सीरीज में कन्वर्ट करते हैं, लेस देन एंड मोर देन। लेस देन अभी आपको पीछे मैंने समझाया है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल के करना है, तो हम लेस देन कर्व बनाते हैं पहले। लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40। कितने आएंगे 1। लेस देन 20 में कितने हो जाएंगे, 1 + 3 4। लेस देन 30 में 4 + 4 8। और लेस देन 40 में सारे लेस देन 40 है, पूरे 10। तो पहला कर्व आपका कौन सा बनेगा, लेस देन का। पहला कर्व आपका कौन सा बनेगा, लेस देन का। इसी को मैं क्या कन्वर्ट करूंगी, मोर देन में। मोर देन 0, मोर देन 0 कितने हैं, पूरे के पूरे। उल्टा लेते हैं इस बार, है ना। मोर देन 0 में 10, टोटलिंग करेंगे। मोर देन 10, 10 से ज्यादा देखेंगे आप तो 1 हटा दीजिए, 10 से ज्यादा कितने हो जाएंगे 9। मोर देन 20, 20 से ज्यादा नंबर कितने हैं, 4 + 2 6। और मोर देन 30 में कितने आ रहे हैं, 2। इस तरीके से आप लेस देन एंड मोर देन 2 कर्व्स बनाते हैं। लेस देन ये स्टार्ट हो रहा है 1 से फ्रीक्वेंसी और जा कहाँ रही है 10 तक, तो ये कर्व बनेगा आपका लेस देन। मोर देन स्टार्ट हो रहा है 10 से और फ्रीक्वेंसी कहाँ जा रही है 2 पे। इनका जो कटिंग पॉइंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं मीडियन। लेस देन एंड मोर देन फ्रीक्वेंसी कर्व्स आर कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स और ओजाइव्स, और इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका क्या होता है, मीडियन या पार्टीशन वैल्यू। Plot cumulative frequency against class boundaries to get ogives. Two ogives are obtained, i.e. less than and more than. If a perpendicular is drawn from the point of intersection of two ogives on the x-axis, we get median. And also we get क्या लिखा हुआ है, सेकेंड और मिडिल क्वार्टाइल Q2। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, Q2 is equal to median. Ogives can be used for the short term projections. अब कुछ फ्रीक्वेंसी कर्व्स होते हैं जो शेप्स आपको याद रखनी है और कहाँ पे काम में आती हैं वो आपको लर्न करनी है। पहला है अपना फ्रीक्वेंसी कर्व, दिस वन, बेल शेप कर्व। बेल शेप कर्व बोलते हैं इसको हम लोग। ये कहाँ पे काम में आता है, मोस्टली हमारा किसी प्रोडक्ट का ग्राफ। प्रोडक्ट जब लॉन्च होता है तो स्टार्टिंग में उसकी सेल कम होती है, धीरे धीरे बढ़ती है, एक्सट्रीम पर पहुंचती है,
उसके बाद क्या हो जाता है, वापस से डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट कर्व। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का जो कर्व होता है इट इज अ बेल शेप कर्व। दूसरा होता है हमारा यू शेप कर्व। यू शेप कर्व कहाँ पे काम में आता है, जैसे रूटर्स होते हैं जो मेट्रो सिटीज में ट्रेवल करते हैं इन द ट्रेन। मॉर्निंग में बहुत सारी पॉपुलेशन होती है या बहुत सारा भीड़ होता है, यू कैन से ट्रेन में। दिन तक आते आते वो भीड़ बिल्कुल कम हो जाती है, इवनिंग में वापस से वो भीड़ क्या होती है, बहुत सारी हो जाती है। मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे क्या होता है, पीक टाइम, और बीच में क्या होता है, बिल्कुल डाउन टाइम। तो दैट इज यू शेप कर्व। जे शेप कर्व। जे शेप कर्व जिसमें स्टार्टिंग के अंदर किसी की चीज की वैल्यू डाउन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर हम लोग आफ्टरनून से स्टार्ट कर रहे हैं, आफ्टरनून से नाइट तक का, तो आफ्टरनून में पॉपुलेशन ट्रेन में डाउन होती है और नाइट में बहुत ज्यादा होती है, तो उसको हम जे शेप से शो करेंगे। कंटिन्यूसली बेल शेप कर्व। ठीक है, तो ये कुछ शेप्स दे रखी हैं जिसमें से मोस्टली यू शेप और बेल शेप हमारे काम की है। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओनली थ्योरी पार्ट था। इसमें से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मोस्टली कौन से बनेंगे, हिस्टोग्राम क्या यूज में आता है, ओजाइव्स क्या यूज में आते हैं, किससे क्या फाइंड कर सकते हैं हम, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे क्या होती है, कैसे फाइंड करना है, पाई चार्ट क्या है। नॉर्मली इसके क्वेश्चंस यही वाले बनते हैं। ठीक है, तो